Good evening, everyone. So, we are starting up a new course today. I hope everyone is very excited. एक बहुत बढ़िया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मैथमेटिक्स का, दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको जरूर फॉलो करिएगा और रेगुलरली अपडेट्स देखते रहिएगा। सब पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, कभी पीछे रह जाए तो पूछ लीजिएगा कि कब लाइव है। okay? एक मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का कोर्स पिन किया है। आप में से जिन लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आप एक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स कोर्स देख लीजिएगा ताकि आपके 10th के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए और 10th और 11th का जो गैप है वो ख़त्म हो पाए। ठीक है, तो इसको अगर आप देख चुके हैं मेरे साथ कोई भी एक फंडामेंटल तो फिर ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा साइड बाय साइड, आपके पास समय है। दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ है। सेकंड थिंग इज़ दैट आपकी जो सेकंड क्लास है वो मंडे की बजाय संडे को होगी 10:30 AM पे। ठीक है, संडे 10:30 क्लास होगी, मंडे को नहीं होगी। ठीक है, जो मंडे वाली क्लास है वो इस मंडे के बजाय संडे को होगी, दिस संडे 10:30 AM। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। जो सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है वो कुछ हद तक क्लास 10 के साथ मिलता है। जैसे स्पेशली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे तो वो वैसा ही है जैसा आप क्लास 10 में पढ़ते हैं। क्लास 10 में जैसे आप पढ़ते हैं तो वैसा ही अगर आपने क्लास 10 में सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों को आज की क्लास में रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लास में जो सिंसियर एस्पिरेंट है वो चैट बंद करके पढ़ते हैं। किसी भी तरह की जनरल क्वेरीज क्लास में आंसर नहीं की जाएंगी, तो आप पूछ के अपना समय खराब करेंगे तो मत पूछेगा। जो भी जनरल क्वेरीज हो वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास की जो डीपीपी है वो ऑलरेडी सेंड कर दी गई है, तो आप क्लास के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे तो नहीं हो पाएंगे। आपका अप्रोच जो है वो क्लास के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑब्वियसली जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली जो 11th में आए, उनको डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती हैं स्टार्टिंग में, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप उन डिफ़िकल्टीज को देख के घबरा जाएंगे तो डेफिनेटली आप फिर अपना नुकसान कर लेंगे। तो बेटर ये है कि आप एक अच्छे अप्रोच के साथ शुरू करें और आप कोशिश करें कि आप हर क्लास को समय पे लगाएं। ठीक है, आप हर क्लास को टाइम पे लगाएं और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर, ये ज्यूम करते हुए कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, बट अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, बट हम सोचेंगे कि आपने नहीं पढ़ा है उस तरह से। ठीक है, हम पूरा ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। नोट्स जितने हो सकें वो क्लास में बना लीजिएगा। बाकी जब आप लेक्चर को रिवाइज करेंगे, दोबारा से वीडियो देखेंगे, तब आप नोट्स कंप्लीट करेगा और लेक्चर को रिवाइज करेगा। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस एक सेट ऑफ नंबर्स होता है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। किसी भी एक ऑर्डर में आपने नंबर्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, नंबर्स को क्या कर दिया? एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग एक डेफिनेट ऑर्डर में। ठीक है, एक एक रूल होना चाहिए मैथमेटिकल रूल के, उसमें हमने किया। जैसे कि 2 0 -2, 2 0 -2, 2 0 -2। ये क्या है? ये एक तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें एक डेफिनेट रूल है क्या
ये 3-3 नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे सीक्वेंसेस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और हम वो सारे सीक्वेंसेस नहीं पढ़ते, हम वो सीक्वेंस पढ़ते हैं जिनकी बेसिकली जो टर्म होती है ना, उसकी जो nth टर्म है, nth टर्म वो एक आइडेंटिफाइबल nth टर्म हो, मतलब आप सीधा सीधा बता सको कि ये इसकी क्या है, nth टर्म, आइडेंटिफाइबल। और ऐसे सीक्वेंसेस को बेसिकली हम प्रोग्रेशंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोग्रेशंस। तो हम प्रोग्रेशंस पढ़ते हैं जनरली। हम टोटल 3 तरह के प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे मेजरली, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा और एक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हम और सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। सीरीज क्या होता है? सीरीज में बेसिकली टर्म्स का सम होता है ना, बेसिकली जब आप प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम कर देंगे ना, सम ऑफ टर्म्स, सम रहता है उसमें, टर्म्स नहीं रहती उसमें, सम रहता है, उसको हम सीरीज बोल देते हैं। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं एक जनरल से कॉन्सेप्ट से। लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे एक सीक्वेंस की nth टर्म कुछ ऐसी है, an इज व्हाट, 2 की पावर n। और आपको मैं बोलता हूँ कि इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आप लिख के बताइए, फर्स्ट 3 टर्म्स इसके क्या होंगे। तो फर्स्ट 3 टर्म्स इसकी क्या होंगी? सबसे पहले हम बोलेंगे a1, दैट इज 2 की पावर 1। फिर हम बोलेंगे a2, दैट इज 2 की पावर 2। और फिर हम बोलेंगे a3, दैट इज 2 की पावर 3। बेसिकली पहली टर्म हमारी 2 आ गई, दूसरी टर्म हमारी क्या आ गई, 4 आ गई, एंड तीसरी टर्म हमारी 8 आ गई। वेरी इजी। आप इधर से मतलब मैं आपको बोलूं 100th टर्म बता दो तो आप इजीली बता सकते हो कि 2 की पावर 100 हमारी 100th टर्म है। यही अगर मैं आपको बोल दूं इसी में, ऐसे सवाल में ही, कि आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, t1 इज 1 एंड tn इज 2 टाइम्स tn माइनस 1। सर अब आपसे बोलूं कि t6 बताइए क्या होगा, मैं आपसे क्या बोलूं कि t6 क्या होगा। अब आप देखिए कि t6 बेसिकली क्या है। t6 तक पहुंचने के लिए अगर आप n की वैल्यू 6 डालते हैं तो आपको t5 पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? t5, क्योंकि n 6 डाला। अब जब आप t5 निकालने जाएंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए? t4 पता होना चाहिए। t4 निकालने जाएंगे तो t3 पता होना चाहिए। t3 निकालने जाएंगे तो t2 पता होना चाहिए। और t2 निकालने जाएंगे तो t1 पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि अब आप डायरेक्टली 6th टर्म या मैं आपको बोलूं t100 बता दो तो डायरेक्ट बताना कठिन है। एकदम से आपको सारी बीच की टर्म चाहिए, मतलब हर टर्म अपनी पिछली टर्म पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अब हमें पता है ये 2 है, फिर यहाँ पे 2 into 2 हम 4 कर दें, ये तो आसान था। इधर मैं और मुश्किल कर रहा था तो t100 निकालने हमारे लिए ऑलमोस्ट काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता। अब यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 16, और फिलहाल हमारी जो t6 है वो क्या हो जाएगी, वो 32 बन जाएगी। कई सारे लोग हैं वो चैट कर रहे हैं साथ साथ में, जैसे क्लास में साथ साथ में बच्चे बोलते हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप अपनी चैट बंद करके पढ़ाई कर लें तो आपका फायदा होगा। नहीं तो बाद में आपको क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, पेपर में क्वेश्चंस क्लिक नहीं करेंगे, जो चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप भूल जाएंगे। बाकी ऐसा होता है, हर एक बच्चे का फ्यूचर उसके हाथ में होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें अच्छे कॉलेज में जाना ही नहीं है, हम तो ऐसे ही आए हैं। तो आप फिर जितनी चैट करना चाहें उतनी कर सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। जितना चैट आप करोगे उतना ही मेरे तो बेनिफिट ही है, एक तरह से मेरी क्लास में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। बाकी आप देख लीजिए आपको मेरा फायदा करवाना है कि आपका करवाना है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारा सबसे पहला प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कोशिश करिएगा कि आप हमारे साथ साथ चलें और पीछे ना रहें।
आप ही का नुकसान हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। आप अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं तो वो आपको सेम मिलेगा। ऐसी सीरीज को हम जनरली एपी बोल देते हैं। जैसे कि आप देखिए 2, 5, 8, 11, 14। इसमें अगर आप देखिए तो अगर आप अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं तो आपको हमेशा डिफरेंस कितना मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है? डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स विल बी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोशिश करिएगा हमारे साथ साथ चलें, समय पे आए और समय पे जाएं। अगर मैं एक जनरल सीक्वेंस लिखता हूँ जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस अगर मैं डी मानता हूँ तो मेरी सेकंड टर्म ए प्लस डी, उसकी अगली टर्म ए प्लस 2d, उसकी अगली टर्म ए प्लस 3d, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। जहाँ पे ए मेरी क्या है? वो फर्स्ट टर्म है मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और जो मेरा डी है वो है कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब ये देखिएगा बहुत ध्यान से क्या कि सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो पहली टर्म है उसमें बेसिकली 0d आया है। ये फर्स्ट टर्म है A1। ये हमारी क्या है? ये हमारी सेकंड टर्म है। ये क्या है? ये हमारी थर्ड टर्म है। और ये हमारी फोर्थ टर्म। ठीक है, ये फोर्थ टर्म। तो आप देखिए यहाँ पे इसके आगे, ठीक है, जब सेकंड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? डी के आगे कॉफिशिएंट 1 है। जब थर्ड टर्म है तो डी के आगे कॉफिशिएंट 2 है। जब फोर्थ टर्म है तो डी के आगे कॉफिशिएंट 3 है। तो nth टर्म में आपके डी के आगे कॉफिशिएंट क्या रहेगा? n-1। बहुत सारे बच्चे आपको डिस्टर्ब करने यहाँ पे चैट में कुछ कुछ लिखेंगे, आप उनसे बच के रहिएगा। ठीक है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करेगा। याद करिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों दिलवाया था प्लस। आपका पर्पस क्या है पढ़ाई करने का? वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम? डोंट थ्रो योर फ्यूचर बिकॉज ऑफ अदर्स। अपने फ्यूचर को खराब ना करें बाकियों के कारण, बाकी आपकी इच्छा है। n, nth term of the sequence of the arithmetic progression, nth term, that is given by a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। ये हमारी क्या है? nth term बन जाएगी, जिसमें d हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। d is the common difference। ये सब चीजें हम 10th में वैसे पढ़ते हैं। और ये हमारी है फर्स्ट टर्म। और n क्या है हमारा? दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आप कौन सी वाली टर्म निकालना चाहते हो। ठीक। अब अगर आपका जो डी है वो पॉजिटिव होता है तो आपकी जो एपी कहलाती है वो एक इंक्रीजिंग एपी कहलाती है। कहीं पे अगर लिखा हो कि आपकी एपी इंक्रीजिंग एपी है और आपको डी की दो वैल्यूज दे रखी हो, लेट से एक डी की वैल्यू +5 और एक -5, तो हम पक्का मान सकते हैं कि डी की वैल्यू +5 रही होगी, तभी वो इंक्रीजिंग एपी रहा होगा। और दूसरा, अगर डी हमारा नेगेटिव रहेगा तो ऐसी एपी को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग एपी। ऐसी एपी को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग एपी। तो इंक्रीजिंग एपी एंड डिक्रीजिंग एपी। अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी, अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी हम बोल सकते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो ये हमारी nth टर्म का फॉर्मूला। और आप देखिएगा कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। an minus an minus 1 is going to give you the common difference। अब देखिएगा, लेट से मैं एक एपी लिखता हूँ 2, 3, 2, 5, वही सेम 8, 11, और इसकी nth टर्म पूछता हूँ तो आप क्या बोलेगा? an इज फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस।
तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3n -1। देख पा रहे, जब भी आप एपी की कोई भी nth टर्म लिखिएगा तो आपको हमेशा एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, कांस्टेंट टाइम्स n प्लस अनदर कांस्टेंट। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए ये k1 हो जाएगा आपका और ये सारी टर्म आपकी k2 हो जाएगी। हमेशा हमेशा आपको nth टर्म कैसी दिखेगी, ऐसी ही दिखेगी। जैसे ये दिख गया 5n प्लस, तो जो n के साथ टर्म रहती है ना, ये जनरल टर्म में जो टर्म n के साथ रहती है वो हमारी एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ये हम ऑब्जर्वेशन से कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपने 10th में इतने सारे सवाल किए होंगे, कोई भी सवाल उठा के देखिएगा, आपकी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर आप nth टर्म लिखते हैं तो nth टर्म में जो n का कॉफिशिएंट है वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, वही आपका उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसकी किसी भी एपी की nth टर्म को बहुत फास्ट लिख सकते हैं। कैसे? अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट बना पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको फास्ट दिखाने की, समझिएगा। तो अब हमने देखा कि यार इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, तो टर्म हमारी 3n प्लस समथिंग रही होगी। अब n1 डालने पे तुम्हें 2 चाहिए। n1 डालने पे 2 कब मिलेगा? अगर आप 3n के साथ क्या रखो कि n1 डालने पे 2 मिल जाए। 3n के साथ क्या रखो कि n1 डालने पे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो 3n माइनस 1 करेंगे तो n1 डालने पे 2 मिल जाएगा। तो सीधी सीधी एपी की आप टर्म लिख सकते हो। जैसे ये आ गया 1 5 9 30, तो n टर्म लिख दिया। मान लो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो टर्म 4n जैसे आएगी। टर्म कैसे आएगी, 4n टाइप की। अब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 तक पहुंचना है तो क्या करें, n1 डालने पे 1 आना चाहिए। n1 डालने पे अगर 1 आना चाहिए तो हमें 4n माइनस 3 डालना पड़ेगा, तभी n डालने 1 डालने पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जिसको ये समझ में आ रहा है वो कर ले, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो n टर्म से निकाल ले। मेरा फर्ज तो हर तरह का मेथड करवाना है, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जो बहुत हाई रैंक एम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जो दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक स्टडी टाइम होता है, स्टडी का कमिटमेंट होता है। मेरे को सब तरह की चीज करानी है, इसलिए मैं वैसे चल रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो टर्म आएगी 2n। 5 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, n1 डालने पे 5 बनना चाहिए, n1 डालने पे 5 बनना चाहिए। यही टर्म होगी, निकाल के देख ले चाहे, an इज इक्वल 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इज वेरी यूजफुल। एंड पेपर में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, और ये चीज आपकी बहुत सारे सेकंड बचा जाएगा। जैसे कि मैं ये बोल देता हूँ, मान लो ये इसकी nth टर्म निकालनी। अब आपको पता कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। 5 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, n1 डालने पे 5 आना चाहिए, प्लस 8। दैट इज द, तो n के साथ में जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। कई बार क्या होता है, हमारा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है अगर हमें ना समझ में आए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर क्लास के बाद, मैथ्स में स्पेशली, एक बार अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखें, अपने नोट्स कंप्लीट करें और उसके बाद फिर नोट्स से रिवाइज करें हमेशा। तो कॉमन डिफरेंस और ये बैलेंसिंग, ठीक है, ये बैलेंस करने n1 डालने पे फर्स्ट टर्म बननी चाहिए। ठीक है, n1 डालने पे क्या बनना चाहिए, फर्स्ट टर्म बनना चाहिए। वेरी सिंपल, ये हो गया एक। फिर और टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे ये आ गया, ये सब आपने 10th क्लास में भी देखे हैं, बट हम बस 10th को थोड़ा थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं। आपको बताना है कि 40 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40। कोई बात नहीं बेटा साहिल, आप मत देखिए रिकॉर्डिंग, ठीक है, मत देखिएगा रिकॉर्डिंग, आप समय बचा लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, मानना चाहिए, आप नहीं देखिए बेटा, नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जबरदस्ती कोई बंदूक थोड़ी ना रखी है आप। मैं तो कहता हूँ ये क्लास भी मत लगाइए, कोई टेंशन की बात नहीं, बिना क्लास का ऐसे करिए,
पीडीएफ डाउनलोड करें और उसी से समझने की कोशिश करें। टेंशन की बात नहीं है बेटा, है ना, क्या करना है पढ़ाई करके, ठीक है। अगर इच्छा हो आईआईटी में जाने की तो देख लेना, बाकी अगर तुम्हें लगे जिंदगी में कि हाँ भैया सर ने सही कहा था तो मेरे को बता के जरूर जाना कि हाँ सर कहा तो आपने सही था, अब मेरा सारा मैथ मैं भूलता जा रहा हूँ, अब बताओ क्या करूँगा। तब मैं तुम्हें फिर से वही कहूंगा कि जाओ बेटा फिर से वही करो जो तुम्हें पहले बताया था, तब तुम खुशी खुशी करो। अब नहीं करो क्योंकि अब 11th क्लास में आए हो। 10th से बच्चा जब 11th में आता है तो वो अपने आप को भगवान समझता है कि अब अपुनिची भगवान है। तो भगवान को इंसान बनने में थोड़ा समय तो लगेगा, कोई नहीं हम बना देंगे, चिंता नहीं करो। 74 माइनस 40 दैट विल बी 34। तो क्या ना, लोग सोचते हैं कि जेई और 10th स्टैंडर्ड सेम ही है। लीजिए, जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं ना, जो लोग हमसे इतने महीनों से पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे रिकॉर्डिंग का क्या फायदा होता है और कैसे यूज करते हैं उसको। बाकी तो सब कहने की बातें, ये नहीं करेंगे। जैसे ये आ गया 3 7 11, इसमें 184 कौन सी टर्म रहेगी? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 184? 184 इस सीक्वेंस में कहाँ पे बैठेगा? 184 इस सीक्वेंस में कहाँ पे बैठेगा? अरे स्नेहा बेटा रहने दो, क्यों इतना कष्ट कर रहे हो? हाँ? रिकॉर्डिंग देखने, रहने दो रहने दो। तुम बस हर टॉपिक के बाद यही बोलो कि सर समझ नहीं आ रहा। यही कब बोला था मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी, अब भी वही बोलूँ। मेरे को ये नहीं समझ में आती। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ जनरली, कि क्या था कि एक आदमी एक दुकान से छोले भटूरे खाने जाता था और वो रोज जाता और दुकानदार को रोज कहता कि यार बिल्कुल बेकार छोले भटूरे बने, बिल्कुल ही बेकार, मतलब बहुत ही बेकार बना रहे हो। हर रोज ही कह रहा है, हर रोज। तो दुकानदार ने कहा भैया मतलब शहर में इतनी दुकानें हैं, आप मेरी दुकान पे क्यों खाने? तो उसके पास फिर कोई जवाब नहीं था। ये अब डेसिमल में आ गया, तो इंटीजर वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, इसलिए नो सच टर्म। ओके, लेट्स सी 20, 19 1/4, 18 and a half, 17 3/4. Which term is the first negative term? इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? कितने नंबर वाली टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? ठीक, ये हमें बताना। बेटा सॉल्व करना, गैस नहीं करना, ठीक है? गैस थोड़ी करना। मोहिनी राय जी, कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा, मैथ्स का क्लास चल रहा। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और सॉल्व करो। सॉरी का क्या करेंगे? जो भी बच्चे नए आए हैं, मेरी उनसे विनती है, एक कोर्स पिन किया हुआ है, आपको अपडेट सेक्शन में भी भेजा गया है, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का कोर्स। इसको आप कोशिश करें, देखना शुरू करें और 2-4 दिन में निपटा दें। आपसे अनुरोध है हमारा ये, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप हमें अगर आप ये कर लेंगे तो। बाकी आपकी इच्छा। अपने समय को व्यर्थ ना करें इधर उधर की बातों में।
और हमारी बात को मान लें। अगर नहीं मानोगे मेरी बात तो नहीं बदलेंगे तुम्हारे हालात। ये हमारी nth टर्म है, तो 20 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -3/4 लेस देन 10th क्लास के क्वेश्चन को हम इतना ब्यूटीफुली गलत कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे 10th के टीचर यहाँ पे होते तो वो बहुत प्राउड फील करते। तो क्या बात है, ये निकला हमारा बैच कोविड वाला। बढ़िया। तो 80/3 ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन 80/3 प्लस 1, n ग्रेटर देन 83/3। तो n ग्रेटर देन व्हाट, 3237.6। तो n 27.6 से बड़ा होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 27.6। तो 27.6 से बड़ा n कौन सा है, 28। 27.6 से बड़ा n कौन सा है, 28। तो दैट इज आंसर। हमारे बीच के 10th के बच्चे भी हैं और 9th के बच्चे भी हैं, मैं आपको बता दूं। तो आपको बीच बीच में परेशान करेंगे, उनसे परेशान मत होना। m इंटू टी एम, अगला एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू n इंटू टी एल। आपको फाइंड करना है टी एम प्लस एन। फाइंड टी एम प्लस एन। 12th वाले तो पढ़ ही रहे हैं भाई, 12th वाले इन सब चीज़ों में नहीं फंसे। 12th वाले तो आराम से पढ़ रहे हैं, वो चैट वैट नहीं करते, उनको तो पता ही, और ना ही वो गैस करते हैं हमारी तरह। वो तो आराम से पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है कितना क्रूशियल है प्रेपरेशन और कितनी कमिटमेंट चाहिए। चैट तो केवल 9th 10th और 11th वाले कर रहे हैं, और वो भी वो लोग जो आज ही आए हैं अभी, वही कर रहे हैं। पुराने बच्चे तो सिंसियर हैं, उनको तो पता है कैसे पढ़ना है। दे आर वेल ट्रेन्ड नाउ। नए बच्चे जो हैं वो शरारती हैं अभी, वो ठोकर खा के ही सुधरेंगे। कई बार होता ना, कई बंदा सामने कुआं है मत जा भाई, कहता नहीं देखूं तो सही मैं जा, इतना को गहरा है। ये m था और ये n है, ठीक है। तो m टाइम्स टी एन और n टाइम्स टी, इसको एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी एन ए प्लस एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ये सबको इस तरफ ले आएंगे, एम माइनस एन इंटू ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी माइनस यहाँ पे एम माइनस एन इंटू डी। तो यहाँ से m माइनस एन कॉमन आ गया, ठीक है। और बचा क्या, a प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इक्वल टू 0, ठीक है। इज दैट ओके, यहाँ तक हम पहुंचे। अब m और n बराबर तो हो नहीं सकते, मतलब m माइनस एन 0 तो होगा नहीं, तो ये 0 होगा फिर a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बी 0। अब जब हमने टी एम प्लस एन निकाला तो टी एम प्लस एन कितना आया, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा कितना है, 0। हेंस टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टी एम की वैल्यू डाली a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, फिर टी एन की वैल्यू डाली a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, एम डी
तो एम स्क्वायर डी बना, माइनस डी है तो बाहर से एम आएगा। आई होप सबको मल्टीप्लिकेशन करनी आती और कोई छोटे क्लास का बच्चा नहीं जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब उसको 37वीं क्लास में जाना पड़ेगा, वहाँ से कोई क्रैश कोर्स ले लो 6th क्लास का या 7th क्लास का, तो वहाँ से फिर तुम मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो। ये एन स्क्वायर डी आ गया और ये माइनस एन डी आ गया। उसके बाद आप इसको इधर ले आए तो m माइनस एन, एम स्क्वायर डी था ये भी इधर आ गया तो एन स्क्वायर डी, ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा, लेकिन आपने माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा m माइनस एन। ये m माइनस एन, ये m माइनस एन और ये m माइनस एन बाहर आ गया। अब m और n बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, m एंड n कैन नॉट बी इक्वल, बिकॉज अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। Therefore this cannot be zero, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमारी जीरो रहेगी, तो a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। फिर हमने देखा टी एम प्लस एन हमें निकालना है, तो टी एम प्लस एन की वैल्यू हम निकालेंगे a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी ना आया हो तो कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको पता चलेगा, हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं। आगे चलेंगे, बाकी आप जितनी चैट करेगा उतना ही कम समझ में आएगा, ये तो सीधी सी बात है, इनवर्स रिलेशन। तो ये आ गया टी एम इज इक्वल टू वन बाई एम एंड टी एन इज इक्वल टू वन बाई एम। हमें टी एम एन चाहिए, हमें क्या चाहिए, टी एम एन, टी एम। भट्ट साहब, प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, कुछ 6ठी 7वीं का क्रैश कोर्स ले लो बेटा, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि क्या है ना, अभी हम 11th जेई की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो टी एम एन हमें पता करना, टी एम एन 8th में तो 8th का ले लो भैया, अब हमें तो याद नहीं कौन सी क्लास में है। पिछला कोई ना कोई क्रैश कोर्स तो लेना ही पड़ेगा। हितांश बेटा, आपके सजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 10 साल से ऊपर का समय हो गया है, तो मेरे को पता है कब रुकना है कब चलना है, पर फिर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को सजेशन दिया, बट उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप नहीं देंगे। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाय एन एंड ए प्लस एम। अगर आपको जेई के लिए रेडी होना है तो तुम्हें मेरे साथ साथ चलना होगा। मैं अगर तुम्हारे साथ साथ चलूंगा तो हम केवल बोर्ड तक पहुंच पाएंगे। तो डिसाइड कर लो, तुम मेरे साथ चलोगे कि मैं तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने लग गया तो तुम बोर्ड तक मुश्किल से पहुंचोगे रेंगते रेंगते, और अगर तुम मेरे साथ चल पड़े तो फिर आईआईटी के गेट के बाहर छोड़ के आऊंगा भैया, ठीक है। तो देख लो, डिसाइड कर लो, तुम मेरे साथ चलोगे कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। तो मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। अभी तो पहला पहला क्लास है, आ जाओ। दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों को माइनस। तो माइनस करेंगे, ए से ए कटेगा, एम डी माइनस एन डी, और डी से भी डी कट जाएगा, वन बाय एन माइनस वन बाय एन। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, एम एन एम माइनस एन, यहाँ से डी बाहर निकाल लीजिए, तो एम माइनस एन कट गया, तो डी कितना आ गया, वन बाय एम। डी कितना आ गया, वन बाय एम, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी अहमद टर्म लिखी, इसकी अहमद टर्म लिखी, दोनों को माइनस कर दिया, तो एम डी माइनस एन डी ये दोनों टर्म्स कट गई, वन बाय एन माइनस वन बाय एन। तो यहाँ पे एलसीएम लिया, एम माइनस एन कौन एम एन, एम माइनस एन कट गया, तो डी इज इक्वल टू वन बाय, कितने लोगों को
चैट बंद करके पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा, देखें क्या कि कोई ऐसे लोग 2-4 तो होंगे। क्या बात है, ये सब हमारे पुराने मित्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहना बेटा। तुम लोग ट्रैक पे आ गए और ट्रैक से दूर मत जाना। नए बच्चों को देख के अपना पेशेंस मत लूज करना, ठीक है। नए बच्चों को हम ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे, अगर वो आना चाहेंगे तो डेफिनेटली लेके आएंगे उनको। बट तुम मत छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो मैं नए बच्चों को ट्रैक पे लाने चला जाऊं और तुम गाड़ी को पटरी से उतार लो, हैं। गाड़ी को संभाल के रखना। डी की वैल्यू डाल देंगे 1/mn। तो फिर ऐसे तो मैं बच्चों को पटरी पे लाता रह जाऊंगा। और क्या है, 1/mn, और इधर क्या है, 1/n। ठीक है, डी की वैल्यू डाल दी, तो a प्लस 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये और ये हमारे कट। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n। अरे नमन मिश्रा, 10th क्लास किए हो? कौन सी क्लास में हो? ठीक है, तो ये आ गया 1/mn। 10th में हो तो बेटा ये 11th का कोर्स है, ठीक है। या तो शांति से पढ़ लो, नहीं तो शांति से पढ़ लो। amn फर्स्ट टर्म प्लस mn माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/m। पाटिल साहब चिंता नहीं करो, सारे टीचर के आपके नाम याद आएंगे पेपर में, लेकिन सवाल कोई भी याद नहीं आएगा। और यकीन मानिए लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा, विश्वास दिलाता हूँ आपको। भले आप मेरे को गालियां क्यों ना निकाल रहे हो पेपर में, लेकिन याद जरूर करोगे। लेकिन क्वेश्चन नहीं याद आएंगे, ये भी याद रखना मेरी बात। चैलेंज देता हूं मैं, तुम 2 साल चैट करके पढ़ लो और मेरे को पिन कोड जैसा ही रैंक ला दो, तब भी मैं मान जाऊंगा। रैंक पिन कोड से भी टेलीफोन नंबर में आएगा, पिन कोड नहीं आएगा रैंक। रैंक किस में आएगा, टेलीफोन नंबर में, ठीक है। और तुम्हारे साथ आदर्श जाजी भी है, देखिएगा, वो भी फुल चैट ऑन है और चैलेंज कर रहे हैं हमें। ये बहुत मेरे को अच्छा लगता है। ये देखो, ये स्वर्णा जी हैं, ये हर क्वेश्चन में रॉन्गली डन करके तुम्हें मिस गाइड कर रहे हैं, पता तुम्हें। मतलब इनको लगता है कि केवल हम ही हैं इंटेलिजेंट, बाकी सब बेवकूफ है यहाँ पे, कि हम रॉन्गली डन कह देंगे तो सारी दुनिया रॉन्गली डन कर देगी। कमाल ही है भैया। कंट्री कोड में रैंक लाना है तो हमारे साथ पढ़ते चलो। टीएम क्या है, 1/n। बाकी तो यार ऐसा है, ज्ञान की बातें हैं, टीचर का काम होता है ज्ञान बांटना। जिसने समेटा बढ़िया, जिसने नहीं समेटा नहीं बढ़िया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को माइनस कर दो, ये आ गया, ये और ये कट गए। डी की वैल्यू 1/mn है, इसको यहाँ पे डाल दिया, इस वाले में। इधर भी डाल सकते हैं, इधर डाल दिया, इधर डाला, तो ये और ये कट गया, 1/n 1/mn और 1/n, ये और ये कट गए, ये उधर चला गया, तो a की वैल्यू 1/mn है। अब amn कितना है हमारा, amn दैट इज a प्लस mn माइनस 1 इंटू 2, 1/mn प्लस mn माइनस 1 1/mn। mn पढ़ते मेरे को अमन अमन पता नहीं क्यों याद आया। अमन अपने नाम को ऐसा लिख सकता ना, mn। चलो 1/mn, mn माइनस 1 1/mn। एमी नम नहीं आएगा बेटा, मैं तुम्हारे जितना एडवांस नहीं हूँ। मैं गाने सुनता हूँ, मतलब इधर अपने, मतलब जो पुराने मतलब लोग हैं वैसे, इंग्लिश वाले तो मैं तो इंग्लिश मूवी भी सब टाइटल के साथ देखता हूँ। एक बार मैंने जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, क्या स्पेक्टर के कुछ ऐसा नाम था, आइएगा कोई मूवी स्पेक्टर के कुछ ऐसी मूवी आई गई। एक जेम्स बॉन्ड की कुछ मूवी आई थी, हाँ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वाली, हाँ ये वाली तो आई थी। ये 2008 में, पता नहीं कब, उसके आस 2008 नहीं, 2012 के आसपास कुछ आई होगी, 12-13 में उसके आसपास ऐसा कुछ आई, स्पेक्टर स्पेक्ट्रम, पता नहीं मेरे को क्या नाम है उसका। तो वो मैंने मूवी की टिकट ले ली, तो थिएटर में गए सिनेमा में, तो वहां पे मतलब वो इंग्लिश में थी, वो देखा नहीं हमने कि इंग्लिश में सब टाइटल चलती थी वहां पे।
मजा मतलब दिमाग खराब हो गया। और तुम यकीन नहीं मानोगे, लास्ट जो सीन था, लास्ट सीन मैं देख नहीं पाया, मतलब उतनी देर तक मेरा इतना अंदर हाजमा, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था अंदर, सर मेरा दर्द करने लग गया पूरा। और मतलब लोग लास्ट क्लाइमैक्स देख रहे थे, मैं वॉशरूम में जाके वॉमिटिंग कर रहा था। मतलब उसके बाद मतलब क्लाइमैक्स पे सीन पे सब देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है यार, ये क्लाइमैक्स चल रहा है, ये जा कहाँ रहा है, मूवी कहाँ है छोड़ के जा रहा है, इसको क्या इमरजेंसी आ गई। मैं दोस्तों को क्या जा रहा है, मैं क्या आता हूँ भैया 2 मिनट, अब नहीं बैठा जाएगा, बहुत हो गया। इतनी इंग्लिश, वो भी बिना सबटाइटल के समझना, मतलब अब मैं अब गाने वाने सुनूंगा इंग्लिश वाले तो बस फिर भैया त्यागना पड़ेगा मेरे जीवन। चलिए, तो ये हो गया। तो मैं इंग्लिश मूवी देखता हूँ लेकिन सब टाइटल के साथ, फिर ही मेरे को समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती। मैं नीचे ही मेरी निगाह होती है ऐसे करके कि क्या लिख रहा है। मैं मूवी तो कम देखता हूँ, सब टाइटल ही पढ़ने में मेरा समय जाता है। आइए देखें, अब मैं तुम्हारी जितना ऐसे एडवांस इंग्लिश में नहीं हूँ। तो एमिनम भाई साहब या बहन जी, ये जो भी हैं, भाई साहब है कि बहन जी है, एमिनम जी क्या है, तो इनके गाने हम नहीं सुनते हैं। तो भाई साहब हैं, अच्छा, तो भाई साहब के गाने हम नहीं सुनते। चलिए, तो भाई बहुत अच्छे सिंगर होंगे आई होप। अप टू 50 टर्म्स, गॉड रैपर, तुम हर एक को गॉड बना देते हो। मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, अगर तुम्हारे सामने किस दिन एक्चुअल में गॉड आ गया तो तुम उसको क्या बनाओगे है? तो गॉड के भैया सब तो तुमने गॉड बना दिए। ये तुम्हारा गॉड ऑफ फिजिक्स हो गया, ये गॉड ऑफ मैथ हो गया, ये गॉड ऑफ हिस्ट्री, ये गॉड रैपर, ये गॉड मोटिवेटर, ये गॉड फलाना है, सारे तो तुमने बना दिए। मैं कौन हूँ फिर भाई? मैं कौन हूँ? कठिन होता है, हम इंसान होते, इंसान इंसान रहने दिया करो। ये सब दिखावी बातें हैं। आ जाओ। तो क्या कहता, कह रहा 2 APs आपके पास, आपको ये बताना है फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, दोनों में कितनी कॉमन टर्म्स होंगी, नंबर कितना होगा। सबसे पहले क्या करें, आप दोनों सीक्वेंसेस की 60th और 50th टर्म निकाल लें। ठीक है, पहले A60 निकाल लें, A60 निकाल लें। बता दे मेरे को कितनी आ गई A60, पहले वाले की, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस। फिर दूसरे सीक्वेंस की A50 निकाल लें। अब इतनी बात बाकी है कि जो भी कॉमन टर्म आई होंगी वो 121 से तो पहले ही आई होंगी ना, उसके बाद तो अब कॉमन आना नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म 121 है, तो अब 120 के 1 के बाद तो कॉमन टर्म आएगी। अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो जो कॉमन वाली टर्म्स होंगी उनमें कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होता है, तो वो कॉमन डिफरेंस 6 का रहा होगा। कॉमन डिफरेंस कितने का रहा होगा, 6 का कॉमन डिफरेंस रहा होगा। अब आपको केवल पहली कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करनी है, जो कि आपको दिख रही है कि फर्स्ट कॉमन टर्म इज 5। तो फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी आ गई, वो 5 आ गई, और कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम रहेगा तो वो 6 आ गया। तो अब आप लास्ट टर्म को 121 ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो। तो 5 प्लस n-1 इंटू 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 121, इसके बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी लास्ट में, जो इन दोनों में से छोटी आएगी, आपकी nth टर्म कॉमन सीक्वेंस की, ये कॉमन सीक्वेंस के पैरामीटर्स हैं, ये कॉमन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे इसको 5 प्लस 6n-6 लेस देन इक्वल टू 121, तो ये आपके पास आ गया n इज लेस देन इक्वल टू 122/6। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ गया, 20 पॉइंट कितना, 33 पक्का, फिर 66,
देख लो, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे पे, जितना भी आ गया 20 पॉइंट समथिंग। तो इससे छोटा एन कौन सा होगा? 20 ही होगा, और क्या होगा? तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होगी? 20 होगी। तो आपको क्या करना है, पहले सीक्वेंस की 60वीं टर्म लिखनी है, दूसरे सीक्वेंस की 50वीं टर्म लिखनी है। दोनों में से जो छोटा है आपकी कॉमन टर्म उसके बराबर या उससे कम आएगी। फिर आप क्या करें, दोनों सीक्वेंसेस के कॉमन डिफरेंस को निकाल लें। वो कॉमन डिफरेंस आ गया उनका 6। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 6 आ गया। और जो दोनों की पहली कॉमन टर्म है वो हमने उठाया, और उसके बाद अब 6 पे आपको कॉमन टर्म्स मिलेंगे। 6 पे बेटा, एक के पास 121 है, इसके पास 149 तक है, तो आपको लगता है कि दोनों में कॉमन के समय आदित्य सिंह जी के मतलब 125 वाली टर्म कॉमन आ जाएगी? कैसे आएगी? इसके पास है ही नहीं ना बेटा, तो उसके बराबर या उससे कम ही आएगी, उससे ज्यादा कैसे कॉमन आ सकती है? ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, कि जो दोनों टर्म में छोटी वाली टर्म है वही सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी कॉमन टर्म आ सकती है, उसके बाद तो कॉमन टर्म मिलेगी नहीं। एलसीएम नहीं लो बेटा, नहीं लो एलसीएम। अब तुम 10th क्लास में हो, तुम्हें क्या पता चलेगा एलसीएम क्यों लो? ठीक है, कॉमन टर्म जो होती है वो कॉमन सेंस से निकालनी पड़ती है, जिसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल जरूर लेना पड़ता है। कई सारे कॉमन हो गए। ठीक। बंसल साहब पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, और क्लास ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीपीपी ऑलरेडी दे दी गई है। ठीक है, बट डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि आप लेट आए हैं, समय पे आने वाले व्यक्ति नहीं हैं आप, इसलिए अभी पूछ रहे हैं, है ना? RN बेटा अपडेट सेक्शन में मिलेगी ना डीपीपी, बाजार में थोड़ी ना मिलेगी। हर एक टर्म जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हर एक टर्म जो है वो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये देखना है, मेरे साथ साथ पढ़ लो बेटा, बहुत फायदे में रहोगे। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कीजिए, और सब कुछ ट्राई करने के बाद फिर वही कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कि मेरे साथ साथ पढ़ना है, कोई डाउट आए तो उसको नोट कर लेना है, रिवीजन देखनी है, वीडियो को देखना है, दोबारा से समझने की कोशिश करनी है, ना समझ में आए तो डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछना। बाकी तो जैसे जिसकी सोच, ऐसा बागा जी कह के गए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, टू फाइंड द सम एंड सिंप्लीफाई इट इन सिंपल एक्सप्रेशन। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, देख लो पहले क्वेश्चन देख लो, नोट भी कर लो करना। आ जाओ, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला एक्सप्रेशन देखिए, पहले एक्सप्रेशन में बेटा क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, तो हमारे पास कुछ ऐसा A1 माइनस, ठीक है, जिसमें से कि मैं माइनस साइन कॉमन निकाल के एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक, A2 माइनस A1 जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो D आ गया, और ऊपर आ गया √A2 माइनस √A। हमें ये गिवन है कि हर टर्म जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN इज पॉजिटिव, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक, ये हमें
ai ग्रेटर देन 0 की फॉर्म में बताया गया कि हर टर्म हमारी पॉजिटिव। तो हमने ये देखा कि जो पहली टर्म है उसको मैं रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन डी लिख सकता हूँ, ठीक है, रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन डी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब कि मैं पूरे एक्सप्रेशन को रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन डी लिख सकता हूँ पहले को। दूसरे में क्या लिखूंगा मैं, रूट ऑफ a3 माइनस रूट ऑफ a2 अपॉन डी, फिर रूट ऑफ a4 माइनस रूट ऑफ a3। प्रीशा बेटा आप कह रहे थे ना जब वॉइस चैट की थी, कुछ आप प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, उसका कारण यही है, क्लास में चैट को पढ़ना और अपने विचार पेश करना, ठीक है, वही कारण है। और ये प्रॉब्लम जो है आपकी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, कम नहीं होने वाली, क्योंकि हमें क्लास में विचार पेश करना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें पॉपुलर होना है। बहुत बढ़िया बात है, पॉपुलैरिटी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो अपने विचार पेश करें, बी पॉपुलर अमंग योर फ्रेंड्स and enjoy your life, but never ask me the solution to the problems which you are creating on your own। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से क्या हो रहा है, हर टर्म आपकी कैंसिल हो रही है। देखिए ये इसके साथ कैंसिल, ये वाला अगले वाले के साथ कैंसिल, ये वाला उसके अगले के साथ। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर आप दो टर्म उठाते हैं तो ये और ये कैंसिल होती है, बीच बीच की टर्म बचती है, एक ये वाली और एक लास्ट वाले की पहले वाली। तो फाइनली आपके पास केवल दो ही टर्म बचेंगी। सोच के काट के देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा, एक ये टर्म और एक फर्स्ट वाले की। आप जब भी टर्म्स को काटेंगे तो देखिए अगर आप ये दोनों टर्म्स उठाते हैं तो इसकी पहली और इसकी लास्ट वाली कटी और इसका दूसरा बचा और इसका पहला बचा। अगर आप ये तीनों उठाते हैं तो तीनों उठाने पे देखो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, लास्ट वाले का पहला बचेगा और पहले वाले का लास्ट वाला बचेगा, लास्ट वाली टर्म का पहला बचेगा और पहले वाली टर्म का लास्ट वाला पार्ट बचेगा। तो जब आपने सारे उठाए तो पहले वाले यूनिट का लास्ट वाला बचा और लास्ट वाले यूनिट का पहला बचा। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/d रूट ऑफ, ऑप्शन मैच करानी पड़ेगी अगर हमें, तो इस तरह से ऑप्शन मैच हो, देखिएगा 1/d, क्योंकि d तो कहीं आएगा नहीं, d तो हमने इंट्रोड्यूस किया था, d वाज द कॉमन डिफरेंस, तो वो कहीं क्वेश्चन में थोड़ी कहना, तो d को हमें गायब करना, रैशनलाइज कर देंगे फिर से। जब तक आप मुश्किल सवालों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपका लेवल वही रहेगा जो पिछले साल था। तो ऐसा आ गया। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन माइनस ए वन कितना होगा, एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो ए एन माइनस ए वन अपॉन डी कितना होगा, वो एन माइनस वन होगा। तो यहाँ पे ए एन माइनस ए वन अपॉन डी, ये सब तीनों मिलके क्या बता देंगे, एन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए एन प्लस रूट ऑफ, ये हमारी जो ऑप्शन है वो मैच कर जाएगी और यही हमारा आंसर। एक बार फिर से कर लेते हैं, आइए देखिए। हमने क्या देखा कि हमारी गिवन है कि हर टर्म जो है वो पॉजिटिव, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड दे आर इन नेगेटिव। फिर हमने एक स्क्वायर रूट वाली टर्म उठाई, इसको हमने रैशनलाइज किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया रैशनलाइजेशन में कि यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा जिस केस में a2 माइनस a1 की वैल्यू d आ जाए। अब यानी कि मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ रैशनलाइजेशन के बाद। तो मैंने हर टर्म को
रैशनलाइज कर दिया, हर टर्म को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे a2 माइनस ए वन अपॉन डी, a3 माइनस ए2 अपॉन डी, a4 माइनस ए3 अपॉन डी, इस तरह से करते हुए और लास्ट में an माइनस वन अपॉन डी। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1/d तो बाहर आ गया, अगर मैं दो टर्म्स उठाता हूँ तो ये और ये कटेंगे, मतलब पहले वाले का दूसरा और लास्ट वाले का पहला वो बचेगा। अगर मैं तीनों उठाता हूँ, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो पहले वाले का दूसरा बचा और लास्ट वाले का पहला बचा। तो अगर हम सारी टर्म देखेंगे तो पहले वाले का दूसरा बच जाएगा और लास्ट वाले का पहला बच जाएगा, ठीक है। तो ए एन माइनस रूट ऑफ ए वन, और यहाँ पे अपने पास आ गया डी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइज कर देना ए एन माइनस ए वन और रूट ऑफ ए एन प्लस रूट ऑफ ए एन माइनस ए वन की जो वैल्यू है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू, ये इधर आ गया, तो ए वन ए एन माइनस ए वन दैट इज एन माइनस वन इंटू डी, ये डी नीचे चला गया, तो ए एन माइनस ए वन अपॉन डी, ये कितना आ गया, एन माइनस वन आ गया, रूट ऑफ ए एन प्लस रूट ऑफ ए एन, ए वन दैट इज द आंसर। हमने आपको दो बार बहुत प्रेम से समझाने की कोशिश की। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, क्या पता वो समझ में आ रहा। जिस किसी को ब्रेक चाहिए वो ये क्वेश्चन स्किप कर दे और ब्रेक ले ले, ठीक है। तो ये सारे किस में हैं, एपी में। जब तक अच्छे क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक हमारा लेवल बढ़ेगा नहीं। जो लोग कॉन्सेंट्रेशन सुनेंगे उनको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, उनको मजा आएगा, और जो लोग इधर उधर की बातें करेंगे वो इधर उधर की बातें करेंगे, और क्या करेंगे, पढ़ेंगे हमारे साथ ही लेकिन बातें इधर उधर की करेंगे। वही छोले भटूरे वाली कहानी याद है, ए एन माइनस वन ए एन, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी, देखिएगा आप बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, वी आर अनएबल टू सी के यहाँ पे यार कौन सा रैशनलाइजेशन है, कुछ भी नहीं। तो हम एक टर्म से स्टार्ट करेंगे, हमें इसको स्प्लिट करना है दो दो के डिफरेंस में, ठीक है। हमें क्या करना है, दो दो के डिफरेंस में स्प्लिट करना है। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे क्या किया, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। वी हैव मल्टीप्लाइड बाय डी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डी, यहाँ पे इस कॉमन डिफरेंस को ए टू माइनस ए वन बोल दिया। कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, ये सारे एपी में है तो ए टू माइनस ए वन भी कॉमन डिफरेंस। अब इसको टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना, ये बना वन बाय ए वन माइनस वन बाय ए टू, वन बाय ए वन माइनस वन बाय ए टू। तो ये हमारी पहली टर्म। इसी तरह से इसी पैटर्न पे हम सारी टर्म्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय डी, ये सब में आएगा तो कॉमन आ गया, वन बाय ए वन माइनस वन बाय ए टू प्लस वन बाय ए टू माइनस वन बाय ए थ्री। हर एक में देखो ए वन ए टू में क्या आया था, वन बाय ए वन माइनस वन बाय ए टू, ए टू ए थ्री में क्या आएगा, वन बाय ए टू माइनस वन बाय ए टू, वन बाय ए थ्री माइनस वन बाय ए फोर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, वन बाय ए एन माइनस वन। वेरी गुड बेटा, करने वाले बच्चे कर जाते हैं, पहले सोचने वाले सोचते रहते हैं। अब जब हम देखेंगे तो टर्म्स हमारी सारी कैंसिल आउट हो रही और अपने पास पहली और लास्ट टर्म बच रही है, फर्स्ट और लास्ट, ओके। अब हमारे पास क्या आ गया, वन बाय डी, वन बाय ए वन माइनस वन बाय ए। तो हमें क्या पता है, ए वन जो है वो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है, ये तो हमें पता ही। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आ जाएगा ए एन माइनस ए वन,
ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू कॉमन। अब आप देखिए ए एन माइनस ए वन डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ से फिर से पैटर्न वही बन रहा है, एन माइनस वन। तो जिनको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया उनको ये भी दिमाग में जा रहा हो, ठीक। तो द मैनिपुलेशन इज सिमिलर, ठीक है, मैनिपुलेशन इज सिमिलर एंड बोथ हैव बीन आस्क्ड समवेयर इन सम ऑफ द एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर में पूछे जाते थे। So, वन बाई डी बेटा हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, वहां से आया था। देखो मैं दिखाता हूँ दोबारा, ट्राई करिए। वन बाई ए वन ए टू था, यहाँ पे मैंने वन बाई डी और डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। डी से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे डी की वैल्यू ए टू माइनस ए वन आ गई, ए वन ए टू वन बाई डी, इसको डिवाइड कर दिया वन बाई ए वन बाई ए टू, ठीक है। वन बाई डी इधर आ गया। अब ये पहली टर्म होगी, फिर ये दूसरी टर्म, फिर तीसरी, से सब कट गए अंदर वाले, पहला बचा और लास्ट वाला बचा। तो वन बाई डी ये आ गया ऐसा, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस क्या कहते हैं, एलसीएम लिया, एलसीएम, ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाला। ओके, चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा, हर एक चीज प्रैक्टिस पे है। जैसे पहला क्वेश्चन जब हमने देखा तो दूसरा क्वेश्चन कईयों को क्लिक करेगा होगा ना, कई लोग मेरे से पहले आंसर पे पहुंचे कि नहीं, जिन्होंने पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लिया उनको दूसरा क्वेश्चन अपने आप ही क्लिक करेगा कि यार ऐसे 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 होगा, यहाँ पे पता था हमें कि क्या मैनिपुलेशन चल रहा है। तो वही है, ऐसे दो चार बार क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। बाकी तो ऐसा है कि अगर हम सोचते रहेंगे अरे यार एडवांस तो बहुत टफ है, तो कभी हमारे साथ PYQ सेशन करना, आपको हम 100% प्रूव कर देंगे कि जे एडवांस इज वेरी इजी। कोई भी PYQ सेशन हमारा देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इजी इट इज टू क्रैक जे एडवांस। बहुत ही आसान है, लोगों ने बस एक हवा बना रखा है कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। बस तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्लास लगानी है सारी मेरे साथ, बस हो गया। अगर ये सारी टर्म्स AP में है तो अगर आप कोई भी नंबर एक ऐड करते हो, इफ यू ऐड एनी नंबर, स्टिल ये लोग AP में होंगे। और अगर पहले कॉमन डिफरेंस D था तो अब भी कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा। मतलब अगर टर्म्स में आप एक ही नंबर को ऐड कर देते हो ना तो वो AP में ही रहती है सीरीज। जैसे कि ये है, देखो मान लो आप सब टर्म में चार चार ऐड कर देते हो, देखो अभी भी टर्म्स किस में आई हैं, देखो 6 11 16, ये क्या हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ 6 9 12 और 15। देखिए पहले भी कॉमन डिफरेंस 3 का था, अब भी कॉमन डिफरेंस 3, इजिली वेरीफाइबल है, कहीं से भी आप कर सकते हो। बेटा अनिमेश उसमें रूट दिया था ना पहले वाले में, आप थोड़ा घर के लिए भी छोड़ा करे बेटा अनिमेश, है ना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो ना तो थोड़ा घर के लिए भी छोड़ा करो। सारा कुछ ही अगर क्लास में समझ लोगे तो घर पे क्या करोगे, थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ा करो कि मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, समझूंगा, क्योंकि जितनी दुविधाओं का जवाब तुम खुद ढूंढोगे उतना ही तुम्हें फायदा मिलेगा। बाकी तो फिर ऐसा होता है कि अपनी अपनी सोच होती, कईयों ने जेई क्रैक करना होता है, कईयों ने अपना दिमाग, देखो किसने क्या क्रैक करना। देखिएगा कईयों का दिमाग घूम जाता है, कईयों का भविष्य घूम जाता है। तो अगर आप अपने भविष्य को घुमाना चाहते हैं और उसको IIT की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो वैसा वैसा करते रहें जैसा जैसा आपको बोला जा रहा है।
अब देखिए यहाँ पे अगर आप टर्म्स का डिफरेंस भी लेते हैं तब भी आपकी टर्म्स एपी में रहेंगी और कॉमन डिफरेंस उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐड करेंगे या कम करेंगे तो हमारे साथ जो सीक्वेंस है वो एपी का है और एपी में ही रहेगा। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो से नहीं करिएगा, लेकिन जीरो से थोड़ी करेंगे। अगर आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो के अलावा, ठीक है, के जीरो नहीं हो सकता, तो अभी भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में आएगा। लेकिन इस बार जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो हमारा के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस के क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। कई लोग पूरा मन बना लेते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अगला टॉपिक नहीं समझूंगा, मैं पिछले पे अटका रहूंगा और मैं अपना पूरा लेक्चर खराब करूंगा। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। हम बहस नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, आप सही हो ऐसे ही करो। यहाँ पे देखिए, मान लो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6, 15, 24 और 33। देखिए पहले कॉमन डिफरेंस 3 था, अब कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 9 का होगा। 3 गुना हो जाएगा के टाइम्स टी। के जीरो रखेंगे तो सारी टर्म जीरो बन जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता। आगे नंबर 3, अगर आप हर टर्म को के से डिवाइड कर देते हैं, फिर से के जीरो नहीं रखेगा, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनती है। इस बार तो पक्का ही नहीं बनती। पिछली बार तो फिर चलो जीरो 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 टर्म्स आएंगी, इस बार तो नॉट डिफाइंड आ जाएंगी, तो इस बार तो मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल मत करना। इस बार आप क्या देखेंगे कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है ये रहेगा तो एपी ही, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी डी बाई के टाइम्स हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी बाई के टाइम्स होगा। तो ये एक तरह की प्रॉपर्टीज आ गई। फिर अगले पे आ गए नंबर 4 पे। ये कहता है इन अ फाइनाइट एपी, फाइनाइट मतलब कैसा ना हो कि इनफाइनाइट हो, खत्म ही नहीं हो रही है। इन अ फाइनाइट एपी सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट। बहुत बढ़िया प्रणब जी, काफी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अब आप पढ़ रहे हैं क्लास में, बहुत ही अच्छी बात है। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग and end, from the beginning and end is sum of terms equidistant from the beginning and end is always constant, is always constant, ठीक है, is always constant. Sum of terms equidistant from the beginning and end is always constant and is equal to the sum of first term, sum of first term and last term, sum of first term and last। तो कह रहा है अगर एक फाइनाइट एपी होगी, मान लीजिए आपकी एपी में A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 टर्म्स है, तो कहता है अगर आप शुरू से पहली टर्म और आखिरी से पहली टर्म उठाओगे, या आप शुरू से दूसरी टर्म और आखिरी से दूसरी टर्म उठाओगे, या आप शुरू से तीसरी टर्म और आखिरी से तीसरी टर्म उठाओगे, तो इन सब का सम जो होगा वो सेम आएगा। सम ऑफ टर्म्स equidistant from the beginning and end is always constant and is equal to the sum of first term and last term। और इस सिनेरियो में जिसमें ये बीच वाली टर्म एक ही बची है,
कई बार हो सकता है कि अगर ये टर्म्स ऑड हो तो बीच में एक ही टर्म बचेगी, तो ये A4 प्लस A4 के बराबर हो, इधर से चौथी और इधर से चौथी जो कि सेम ही टर्म है, तो A4 प्लस A4 के बराबर आ जाए। देखिए क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि 10th में पढ़ लिया, हाँ? और कई लोग कहते हैं समझ नहीं आया। देखो डिफरेंस, हाँ? कई लोग कहते हैं 10th में पढ़ लिया, कई लोग कहते हैं समझ में नहीं आया। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें 2, 5, 8, 11 और लेट्स से 14 और लेट्स से 17, है ना, तीन तीन का आ गया ना। हाँ। तो देखिए 2 प्लस 17 इज सेम एज 5 प्लस 14 इज सेम एज 8 प्लस 11। 2 plus 17 is equal to 5 plus 14 is equal to 8 plus 11. तो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप शुरू से और एंड से सेम नंबर की टर्म उठाते हो और उनका सम करते हो तो वो हमेशा सेम आएगा, बराबर आएगा। और किसके बराबर आएगा? जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। और अगर मिडिल टर्म एक आएगी तो उसका फिर डबल आ जाएगा, मतलब A4 प्लस A4 टाइप का। आइए आगे चलेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसको हम डराइव करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक टर्म A है, पहली टर्म, दूसरी टर्म A प्लस D है, तीसरी टर्म A प्लस 2D है, और ऐसी लास्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सम। आप क्या करें, सारी टर्म्स को रिवर्स करके लिख दें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अगली टर्म आ जाएगी, ठीक है, जो भी टर्म आनी है। उसके बाद लास्ट की तीन टर्म ऐसे आ जाएंगी, देखिए A प्लस 2D, फिर A प्लस D, और ये लास्ट में आ जाएगा A। तो आप ये देखेंगे कि जब आप सम करेंगे तो हर बारी यहाँ तो 2s बन गए, इधर देखिए क्या बनेगा, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर बारी ये बनेगा, हर टर्म, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का, और आखिरी के दोनों का। और ये सिंस n टर्म्स आ रही हैं तो आप इसको क्या बोलेगा, n टाइम्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? n टाइम्स बोल देंगे। n टाइम्स हो गया। अब s कितना आ गया, n बाय 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन। ये हमारा सम ऑफ AP का फॉर्मूला, जो शायद आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसी फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप में से बहुत सारे लोग चैट बंद करके अब पढ़ने लगे हैं, जिन्होंने आज भी आए हैं वो भी बात मान लिया उन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है, दिस इज वेरी गुड डिसीजन। बाकी लोग अपने मजे कर रहे हैं, वो भी जरूर हमारी कभी ना कभी बात मानेंगे। ये हमारी क्या है, लास्ट टर्म। तो हमारे सम ऑफ AP के दो फॉर्मूला आ जाते हैं, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। एक n बाय 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और एक ये दूसरा, ये भी हम 10th क्लास में डेफिनेटली पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते तो हमने आपको पूरा डिराइव करके दिखाया, ताकि कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसने ना पढ़ा हो और उसके कारण उसका रह जाए। तो हम पूरा आपको टॉपिक दिखा दिए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू अ क्वेश्चन। Find sum of natural numbers between 100
and 1000 which are multiples of 5। L का मतलब बेटा है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आप कौन सी क्लास में बेटा? 10th क्लास में आपने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा? बिना 10th क्लास किए आप कैसे पहुंच गए लैम्ब्डा? Sum of natural numbers between 100 and 1000 which are multiples of 5। तो शुरुआत करें, अगर पहली टर्म हमारी 5 आएगी, 5 नहीं 105, दूसरी टर्म हमारी 110 आएगी, फिर 115 और ऐसे करके लास्ट टर्म 990 और उसके बाद 995। अब अगर मैं देखूं कि कितनी टर्म्स बनी, तो 995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5। जिन्होंने 10th क्लास नहीं करी है तो एक बार 10th की एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कर लें, सीक्वेंस सीरीज के 10th क्लास की, ताकि थोड़ा बेस बन जाए हमारा। किसी कारण अगर 10th क्लास आप नहीं कर पाए तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 890 n-1 इंटू 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 and 5 8 जा 40, तो n is 179। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गया है, तो एस एन कितना हो जाएगा, n/2 दैट इज 179/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 105। अगले पेज पे कर लेते हैं, एस एन विल बी n/2 फर्स्ट टर्म दैट इज 105 एंड 990। अब इनका सम कर देंगे तो कितना आएगा, 990। वेरी सिंपल क्वेश्चन which you usually do in class 10 also many a times। 5 5 10, 9 1 10, 9 1 10 और 1 11, तो 179/2 इंटू 1100। बस मैं कैलकुलेशन यहीं तक कर पाऊंगा, इसके बाद का आप आंसर बता दें मेरे को बच्चा, 98450। तो हमने क्या किया, पहले 5 वाले मल्टीपल्स निकाल लिए जो इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, n-1 कॉमन डिफरेंस, यहाँ से नंबर निकाल लिया टोटल कितनी टर्म्स, ठीक, ये हमने निकाल लिया टोटल कितनी टर्म्स। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या देखा हमने, हाँ हमने ये देखा कि एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसको सॉल्व किया तो 98450 हमारे पास आंसर। क्लियर? आगे फाइंड सम ऑफ all integers which are divisible by 3 but not by 5 from 1 to 100। 1 से लेके 100 तक ऐसे कौन से इंटीजर हैं जो 3 से तो डिविजिबल हैं बट 5 से डिविजिबल नहीं है, उन सब इंटीजर्स को निकालना है और उनका सम बताना। You have to find all those integers which are divisible by 3 but not by 5 from 1 to 100। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए, मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, घर पे जब आप दोबारा कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा।
सबसे पहले हमने क्या किया, 3 से डिविजिबल वाले नंबर देखे, तो क्या है 3, 6, 9 और लास्ट आया 99। तो हमने देखा कि 99 हमारी कौन सी टर्म है, और मैनुअली भी देख सकते हैं। मान लो हमने फॉर्मूला से देखा, हम मैनुअली नहीं देखना जानते, मान लो एन कितना आ जाएगा हमारे पास, 33 आ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स इज गोइंग टू बी 33। तो सम कितना आएगा, एस एन 33/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितना आया 1683। ठीक, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, 1683। उसके बाद हमने क्या किया, ऐसे नंबर निकाले जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं, 3 एंड 5 से। बेसिकली 15 के मल्टीपल्स, 15, 30, लास्ट में 90। ठीक है, सो ये कितनी टर्म्स होगी, वही 90 इज इक्वल टू 15 प्लस n-1 इंटू 15, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मेनी टर्म्स, 6 टर्म्स। तो उसके हिसाब से आपने जब सम निकाला एस डैश, तो वो आया 6/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि कितना आया 350। आप कैलकुलेट करिए, आपका भी उतना ही आया। तो रिक्वायर्ड सम क्या बनेगा, हमें ऐसे सम चाहिए था जिसमें 3 से तो डिविजिबल हो बट 5 से ना हो। तो हम इस सम में से अगर इसको माइनस कर दें, 1683 में से 315 अगर हम माइनस करते हैं, तो डेफिनेटली हमें कितना आंसर मिलेगा, 1368, क्योंकि हम में से कई सारे लोग निकाल पाए जस्ट बिकॉज वी स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चन। हमने एक एक करके सॉल्व किया, कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आ गया। वेरी इजी। Okay, next, let's see. Tm is 1 by m, and Tn is 1 by m. हमें एस एम एन चाहिए, एस एम एन की कितनी वैल्यू होगी ये हम ढूंढना चाहते हैं। एस एम, हिमांशु बेटा पढ़ाई कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। तुम एक ही चीज पिछले कई टाइम से पूछ रहे हो, जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हर स्लाइड में लिखा है, बट स्टिल यू आर आस्किंग, दैट क्लियरली शोज योर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एस एम एन हमें निकालना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एम। sum of mn terms, sum of mn terms, sum of mn terms। कैसे करेंगे, वैसे tm को क्या लिखेंगे, a प्लस m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1 by m। इसको लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1 by m। दोनों को माइनस कर देंगे, अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी is equal to 1 by n minus 1 by m, that is mn m minus, यहाँ से d कॉमन ले लीजिए, m-1 माइनस n प्लस 1, m माइनस n अपॉन m। तो यहाँ से ये दोनों कटे, उसके बाद m माइनस n और m माइनस n कटा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 by m। d को हमने किसी एक टर्म में डाल दिया, जैसे इसमें डाल दिया, तो a प्लस m-1 इंटू डी, दैट इज 1 by m इक्वल टू 1 by। अभी तक हमने क्या किया, हमने टी एम लिखी है, टी एम हमारे पास आ गई, फिर हमने टी एन लिख दी, वो भी हमारे पास आ गया। दोनों को हमने माइनस किया, तो ए और ए कट गए, यहाँ से m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी आया, 1 by n माइनस 1 by m आया। एलसीएम लिया तो m-n ओवर mn आया, यहाँ पे d कॉमन लिया तो m-1 माइनस n प्लस, तो ये 1 और 1 कटे, m-n इस m-n से कटा, और d की वैल्यू 1 by mn। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 1 by n माइनस 1 by mn इज इक्वल टू 1 by m। और ये कट गए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 by। तो अपने पास अब a आ गया है, अपने पास d भी आ गया है। अब हम सम ऑफ mn टर्म्स निकाल सकते हैं, दैट इज mn by 2
फर्स्ट टर्म का डबल, तो 2 टाइम्स 1/mn प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस mn अपॉन 2/mn प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 और एक माइनस, तो mn/2 हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/mn प्लस what we have is mn 1 plus mn upon mn upon 2. So what we have is 1/2 1 plus, तो ये हमारा एस एम एन का एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट एस एम, बस ओके। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब हम आपसे बात करेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो अब वॉइस के थ्रू पूछ सकते हैं। एक एक करके हम आपको इनवाइट करेंगे, एक लड़का एक लड़की, जेंडर इक्वालिटी। अगर हमारा कोई फ़ोन उठाएगा तो कोई हमारा फ़ोन नहीं उठाएगा तो फिर कैसे करेंगे? हमारा कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, बताओ। चलो बताओ भैया, फ़ोन काहे, रेज अ हैंड काहे कर रहे हो अगर उठाना ही नहीं है तो? वाई आर यू रेजिंग द हैंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द इनवाइट? 3 लोगों को फ़ोन किया हमने, कोई भी नहीं उठा रहा, बताओ। मजाक बना दिया यार तुम। या तो आज उठिए, चौथे को कर दिया आपने, 4 बार कर दिया, 4 फ़ोन कर दिए हमने, बताओ। किसी को मिल गया, पता नहीं किसको मिला है, लेट्स सी। हेलो सर। तो रुचि को मिला। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, नहीं बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ बताओ, क्या पूछना चाहोगे? सर डाउट नहीं है, एक्चुअली मैं जून में ज्वाइन हुई थी, तो सर ये एफओएम कोर्स कौन सा है? अगर आप जून में ज्वाइन हुए थे तो बेटा सबसे पहले वाला कोर्स आपका एफएम कोर्स था। उसका नाम एफओएम था क्या? मतलब अच्छा, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। मैथमेटिक्स था। हाँ सर। हाँ, और मैंने तो एफएम बोला ही नहीं, देखो मैंने पिन में भी लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। हाँ, वो ऊपर लिखा है सर। हाँ, ऊपर ही लिखना है। अच्छा, ये वाला, ये हाँ वही है, हाँ हाँ, अभी समझ। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, ठीक है। हाँ और बस, हाँ सर। ठीक है भाई, लेट्स सी। हेलो भाई, भावेश, बताओ। भावेश ने उठाया नहीं हमारा फोन, हर्ष से बात कर लेते हैं। हेलो भाई हर्ष। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? सर अच्छा हूँ। और कैसे चल रही तैयारी? सर अच्छी चल रही है, मैथ्स में तो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक। मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रहा हूँ, जैसे आप बताते हो एकदम डिट्टो वैसे ही फॉलो करता हूँ। ठीक फिजिक्स है। में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि सर ने आपके जैसे अल्टरनेट क्लासेस नहीं लगाई हुई 11th की। हम्म। लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूँ, जो सर होमवर्क देते हैं ना उसका आधा करने की कोशिश करता हूँ, पूरा नहीं करता। तो उसमें भी मेरा ठीक से चल रहा है अभी तो। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है उतना करते चलो ना, हिम्मत नहीं हारो, पढ़ाई हाँ करते चलो। और मुश्किल तो आएगी स्टार्टिंग में ना। और फिजिक्स में ऐसा है ना कि 11th और 12th दोनों कर रहा हूँ मैं, और हम्म। रोज होती है क्लास। तो फिर मैं हम्म। उसकी रिवीजन 1 घंटे की करता हूँ, बाकी क्लास में पूरा 11th वाला 100%। पोर्शन नहीं तो ड्रॉपर बैच वगैरह से देख लो ना, किसी से। सर 11th। मैंने सर से पूछा था,
सर बोल रहे थे ना ड्रॉपर में मत करना, क्योंकि वो एकदम मैं उसमें तेज तेज ही कराऊंगा। अच्छा अच्छा, नहीं कोई और टीचर करा रहा होगा ना, वो आसान करा दे क्या, सर वो मतलब मैं 11th में भी क्योंकि 11th के बिना 12th की फिजिक्स में दिक्कत आएगी ना कई जगह पे फिर। सर वैसे मैंने ना 11th में पहले एक प्राइवेट ट्यूशन में ना एनसीईआरटी जितना पढ़ा हुआ है, तो बेटा इसमें गवर्नमेंट ट्यूशन तो होती नहीं है, ट्यूशन तो प्राइवेट ही होती है ना, गवर्नमेंट ट्यूशन क्या होता है, मेरा प्राइवेट। मतलब लोकल सर। लोकल मतलब ट्यूशन तो लोकल ही होती है, वो बाहर दिल्ली में जाके तो लोग ट्यूशन नहीं ढूंढेंगे ना, वहाँ तो कोचिंग लेंगे। चलो एनीवे बताओ। हाँ तो सर फिजिक्स में बस मेरे को इतना था, बाकी तो सही चल रहा है ये मेरा। तुम्हारे घर में इतना शोर होता है, तुम पढ़ते कैसे हो फिर? सर नहीं हो रहा शोर तो अभी। आवाज तो आ रही है अपने पीछे। वो पीछे दीदी बात कर रहे होंगे ना किसी से। हाँ तो वो शोर ही तो हो रहा है ना, फिर तुम हेडफोन लगा के पढ़ते हो? यस सर, ईयरफोन लगाया हुआ मैंने। ठीक, ईयरफोन लगाने, हेडफोन नहीं लगाने, ओके। यस सर। और कैसे हो? और सर सही हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ यार। सर आपने। काफी चेंज आ गया, पहले तुम बहुत चैट करते थे। यस सर पहले मैं जैसे तो। तुम्हारे 200-300 मैसेज होते थे क्लास में, अभी तो 100 के आसपास ही होते हैं ना एक क्लास में। सर आज तो मैंने एक भी मैसेज नहीं किया, अगर आप आज एक चेक भी नहीं करो। किया, फिर ठीक है, चलो बढ़िया। वैसे करते हो 100 के आसपास? नहीं वैसे भी नहीं कभी किया। अच्छा वैसे जब भी। आरंभ में पहली 2-3 क्लास में किए होंगे, उसके बाद तो नहीं किया कभी। उसके बाद किए नहीं तुमने? पता नहीं यस। तुम्हारे नाम से कौन करता है। क्या तुम्हारा पूरा नाम हर्ष पारेख है? यस सर। हाँ तो तुम्हारे नाम से पता नहीं कौन कर रहा था, कर सर लेते थे, क्या एक आधा ही है। अच्छा एक आधा ही है, चलो कोई बात नहीं। चलो ओके सर। ध्यान रखना अपना ना, ओके बढ़िया सर। ऐसे ही पढ़ते रहना। ठीक, ओके सर। बहुत थैंक बाय। चलो बस बहुत है, एक एक से बात कर ली। दैट इज इट, विल मीट नाउ ऑन संडे 10:30 है, प्लीज डोंट मिस द क्लास। ठीक है, संडे 10:30 am we'll meet and we'll try to discuss more concepts in arithmetic progression. Okay. Thank you. Bye bye. Please do revise the class. Makes notes. Very neat and clean notes बना लें 2023 aspirants especially. ठीक है? And revise them as many times as possible. Okay. Thank you. Bye bye.